example, I'm not an expert. I'm not an authority. I'm someone who has been a murderer for almost 20 years. Can you say how many people might be doing crimes like you were doing? It would be a guess, but it's not. It's far more than 35. It isn't that impossible in this society. It happens. Are there more people? They didn't give up. She didn't give up. I did. I came in out of the cold. And what I'm saying is there are some people who prefer it in the cold, but it's raging inside. There was just incredible energies, positive and negative, depending on a mood that would trigger one or the other. And outside, I looked troubled at times. Other times I looked moody. Other times perfectly serene. Not very sane. But again, people weren't even aware of what was happening. The co-ed Pooja. When I see a pretty girl walking down the street, I think two things. One part of me wants to take her home and be here nice and treat her right thing. And the other part wonders what her head would look like on a stick. Camper. Hello everyone and welcome back to my channel. तुमने कभी सोचा होगा कि अगर एक इंटेलिजेंट इंसान अपना दिमाग लोगों को मारने में और अपना बदला निकालने में लगाए तो वो कितने हद तक जा सकता है, एंड उसे पकड़ना पुलिस के लिए और FBI के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। एंड इसी तरह एड कैम्पर ने 8 लड़कियों का मर्डर किया था। आखिर वो ऐसा क्यों कर सकता और इन सब के बीच में कोई कनेक्शन आ या फिर वो बिना मतलब कि उन्हें मारे जाते थे। चलिए इसे जानते हैं। एंड ये केस थोड़ा बड़ा होने वाला, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस, एडमंड कैम्पर। 18 दिसंबर 1948 बुलबैंक कैलिफोर्निया में एड कैम्पर जूनियर का जन्म हुआ था। इसके फैमिली में टोटल 5 लोग थे। इसके पेरेंट्स, वो, उसकी एक छोटी बहन और एक बड़ी बहन साथ में रहती थी। एंड इनके फैमिली में 2 और कैट्स थे, क्योंकि उसकी बहन को कैट्स बहुत पसंद थे तो इसलिए वो 2 कैट्स भी रखते थे। उसके फादर एडमंड एमिली कैम्पर 2, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में अपना योगदान दिया था, एंड जिसके बाद कैलिफोर्निया लौटने से पहले उन्होंने परमाणु बम का भी टेस्ट किया था। एक्चुअली ही वॉज ए रिटायर्ड सोल्जर ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 एंड कैलिफोर्निया आने के बाद उन्होंने वहाँ पे एज ए इलेक्ट्रिशियन काम करना शुरू कर दिया। कैम्पर की मॉम कार्लेन एलिजाबेथ कैम्पर, जो कि एक एल्कोहलिक थी, एंड सी सफर्ड फ्रॉम बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंड उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब था। उन दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होते रहता था। हाँ, ये नॉर्मल है झगड़ा होना, बट उनके झगड़े बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल जाते थे। आई मीन हाथापाई भी हो जाता था। एंड उसकी मॉम हमेशा उसे ताने मारती थी और उसे नीचा दिखाती थी, बिकॉज वो एज एन इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था तो घर को संभालना उसके लिए उसके उस सैलरी से बहुत मुश्किल हो चुका था। एंड लाइक आई टोल्ड यू कि वो एल्कोहलिक थी तो उसे उन सब के पैसे भी नहीं मिल रहे। एंड इन सब एनवायरनमेंट के बीच में ही वो बच्चे बड़े हुए। एंड उसके फादर ने एक इंटरव्यू में ऐसा कह दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने और परमाणु बम का टेस्ट करते हुए मेरे को उतना डर नहीं लगा मरने का जितना मेरे को इसके साथ रहने से लगता है। तो तुम सोच सकते हो कि वो लोग कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे एक दूसरे से, और वो 1 मिनट भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते थे। मतलब एक जानी दुश्मनी तक हो चुका था। एंड बच्चे जब भी बचपन में डरते हैं तो सीधा अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, उन्हें हक करते हैं ताकि वो उस डर से उभर सकें। बट कैम्पर के केस में अलग था। कैम्पर जब भी डर जाता था तब वो अपने पास ही रहता था। वो अपने में ही डर के और डरता था कि माँ का ये मानना था कि अगर वो डरते हुए इसे संभालने जाती है तो शायद उसका बेटा एक गे बन सकता है। बट उसे ये सब चीज़ नहीं मिली। एंड आई थिंक एज अ चाइल्ड एवरी चिल्ड्रंस डिजर्व दिस, बट उसके केस में ये बिल्कुल ही अपोजिट था। बट कैम्पर अपने फादर से बहुत ज़्यादा क्लोज था एंड वो उनको ज़्यादा मानता था। एंड बिकॉज ऑफ हिज मॉम उसने बचपन में ही कुछ डार्क फैंटेसीज डेवलप करना शुरू कर दिया था। वो एक होता है ना इलेक्ट्रिक चेयर वाला, तुम शॉप देख रहे हो यूट्यूब पे,
तो वो उस टाइप की गेम्स अपनी नई बहनों के साथ खेलता था। वो उन्हें बोलता था कि तुम मेरे को इमेजिन करो कि मैं एक इलेक्ट्रिक चेयर में बैठा हूँ और तुम मेरे को टॉर्चर कर रहे हो। एंड वो जानता था कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो वो ये सब जान से करता। एंड एक समय का बात है जब उसने अपने ही बहन के डॉल के सर को काट कर उसे एक लकड़ी में डाला था। एंड वो उसे इमेजिन कर रहा था कि अगर ये असली होता तो ये कैसा लगता देखने में। तुम सोच सकते हो एज अ चाइल्ड जब वो सिर्फ सेकेंड क्लास में था तो वो ऐसे डिस्टर्बिंग चीज़ सोचता था और करता था। भले ही डॉल के साथ करता था पर वो करता था। एंड बिकॉज उसके पास 144 IQ थी एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। एंड जब वो सिर्फ सेकेंड क्लास में था तो उसने अपने फादर के बाइनोट, यानी बाइनोट एक तरह का खंजर होता है, छोटा सा होता है ना, जो पुराने ज़माने के लोग यूज़ करता है, भी लोग यूज़ करता है, वो लेकर वो स्कूल जाया करता था। एंड इवन एक दिन उसकी बहन ने उसे उस खंजर को लेकर टीचर के पीछे जाते हुए देखा, तो उसने उसे चिढ़ाया कि तुम इनका पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो उसने बोला कि अगर मुझे इससे ये चाहिए तो मैं उससे पहले उसे मारना चाहूँगा उसके बाद। एंड जब कैम्बर सिर्फ 10 साल का था तो उसने अपने इस बिहेवियर को वॉयलेंस में बदल चुका था, क्योंकि 1957 जब उसके फादर का उसके मॉम से दोबारा एक बहुत खतरनाक झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसके फादर बहुत तंग आकर घर छोड़कर चले गए। एंड जिसके कारण कैम्पर जूनियर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज डैड। तो उसने अपने 2 कैट्स को मार डाला। एंड इवन उसने एक को उसका गला काटकर उसे जिंदा जला दिया। कैम्पर के फादर के घर छोड़ने के बाद कैम्पर की मॉम उसे बहुत ज़्यादा जलील करने लगे, उस पर अपना सारा गुस्सा निकालने लगी, उसे हमेशा भला बुरा कहते रहती थी। एंड इवन उसे घर के बेसमेंट में रखा जाता था ड्यू टू उसकी वायलेंस नेचर के कारण, ताकि उसे ये डर था कि उसे या फिर उसकी बहन को वो कुछ कर ना दे, या फिर घर में किसी को भी, जिसके कारण वो उसे बेसमेंट में सुलाती थी। एंड इवन वो उसे इतना नीचे दिखाते थे कि वो दुनिया का सबसे वर्स्ट इंसान है। एंड वो उसे हमेशा ये बताते रहते कि तुम्हारे इस बिहेवियर से तुमसे कोई लड़की बात तो क्या तुमसे डर कर दूर रहेगी, जिसके कारण उसमें और डर आते गया एंड वो और गुस्सा होते गया, क्योंकि किसी को भी अगर ऐसे बोला जाए तो ऑब्वियसली वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा कि मुझे ऐसा क्यों बोला जा रहा है जब मैं इतना अपना 100% दे रहा हूँ फिर भी। एंड ये सब चीज़ चलती गई। एंड एट द एज ऑफ 14 कैम्पर भी अपनी माँ से बहुत परेशान हो चुका था। एंड उसने भी अपने फादर की तरह ही उस घर को छोड़ दिया। वो भागकर अपने फादर के पास गया था, क्योंकि ही वाज क्लोज टू हिज डैड। वो अपने फादर के पास भाग कर चला गया। एट दैट टाइम ही मैरिड अनदर वुमेन, सो उसकी एक अलग लाइफ चालू हो चुकी थी। एंड उसने अपने बेटे को मना कर दिया कि मैं नहीं रख सकता तुम्हें, तो तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास चले जाओ। तो कैम्पर बिना कुछ सोचे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चला गया। उसके ग्रैंड पेरेंट्स एडमंड एमिली कैम्पर सीनियर जो 72 साल के थे, एंड मौडा मैटिल्डा कैम्पर जो कि 66 साल की थी, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग। एंड वो वहाँ चला गया एंड उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सभी बातें बताई। एंड उसके ग्रैंड पेरेंट्स बोले कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, तो वो उनके साथ रहना शुरू कर दिया। एंड वो वहाँ से ही पढ़ना भी चालू कर दिया था। एंड एट दैट टाइम कैम्पर वाज 6 फीट 4 इंचेस, एंड तभी भी उसे उसके क्लासमेट्स बुली करते थे। पता नहीं, तुम सोच सकते हो कि एक 6 फुट का भी इंसान, उससे भी बड़ा, उसको लोग बुली कैसे करते, बट उससे लोग करते थे। एंड उसके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ओल्ड थे, तो ऑब्वियसली दे लिव्ड इन अ फार्म, एंड वो अपना खुद का खेती करके खुद खाते थे सब कुछ। एंड उसकी दादी भी उसकी मॉम की तरह ही थी, वो भी अपने आप को बहुत ऊपर समझती थी। एंड वो हमेशा उसके ग्रैंड फादर को हमेशा डांटती रहती थी कुछ ना कुछ छोटे छोटे गलतियों पे। एंड वो हमेशा बताती थी कि तुम कुछ चीज़ के लायक नहीं हो। एंड ये सब सुनकर कैम्पर जब भी कुछ ना कुछ बोलता था तो उसको भी उसकी ग्रैंड मदर नीचा दिखाती थी एंड बोलती थी कि तुम कोई बहुत दूध के धुले नहीं हो, तुम्हारा भी ऐसा पास्ट है। वो भी उसे ऐसे बोलते रहती थी।
एंड ये हमेशा चलते रहता था, जब भी कुछ होता था ऐसे ही झगड़ा होते रहता था उन लोगों का भी। एंड उसके ग्रैंडफादर उसकी ग्रैंड मदर को ज़्यादा नहीं बोलते थे ताकि झगड़ा ऑब्वियसली बन जाए। एंड जिसके कारण केम्पर जूनियर सोचता था कि ये बहुत बूढ़े हो गए, इनको कुछ मिलने का है। ऑब्वियसली वह 72, तो बहुत ज़्यादा एज हो चुका था उनका, तो उस उम्र में लड़ाई करना शोभा नहीं देता, तो वो शांत बैठते थे। एंड ऑन अगस्त 27, 1964 जब केम्बर जूनियर का अपनी ग्रैंड मदर से एक बहुत बड़ा हीटेड आर्गुमेंट फिर से होता है, एंड जो कि नॉर्मल था, बट इस टाइम उसकी ग्रैंडफादर घर पर नहीं थे, वो बाहर गए थे कुछ सामान लाने। एंड जिसके कारण केम्बर इस बार अपने आप को रोक नहीं पाया, एंड उसने अपने ही ग्रैंडफादर के 22 कैलिबर राइफल से अपनी ग्रैंड मदर को पीछे से एक गोली सिर पर मारा यहाँ पे। एंड देन उसने ये कंफर्म करने के लिए वो मरी कि नहीं मरी, उसने उसके पीठ पर भी 2 गोली मारा। एंड जिसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर का वेट करा, एंड जैसे ही वो घर आते हैं उसने पीछे से उसे भी मार दिया। एंड इन अ इंटरव्यू केम्बर जूनियर ने ये बताया कि उसने अपने ग्रैंड मदर को इसलिए मारा कि उसे ये फील लेना था कि किसी को मारने के बाद कैसा महसूस होता है। एंड उसने अपने ग्रैंडफादर को इसलिए मारा कि वो नहीं चाहता कि उसके ग्रैंडफादर को ये पता चले कि उसकी ग्रैंड मदर का मर्डर हुआ, एंड जिसके कारण उसने उसे मार दिया था। एंड जिसके बाद वो बहुत डर चुका था। तुम सोच रहे हो कि उसे मारने के बाद वो ये फील लेना चाहता कि उसको मारने के बाद कैसा लगता है, तो वो डरा क्यों था? एक्चुअली ये इंटरव्यू उसके गिरफ्तार होने के बाद लिया गया, इसलिए उसने ऐसा बताया। बट एट दैट टाइम ही वाज 15 ईयर्स ओल्ड, तो वो डर गया था कि उसने अपने ही ग्रैंड पेरेंट्स को उसके ही घर पे मार दिया। एंड जिसके बाद उसने 2 कॉल्स किए। पहला कॉल अपनी मॉम को, एंड उसने मॉम को अपनी कॉल करके सब कुछ बताया डिटेल वाइज कि कैसे क्या हुआ एंड उसने क्यों मारा उन लोगों को। एंड देन सेकेंड कॉल उसने पुलिस स्टेशन में लगाया, एंड उसने भी वो सब कुछ बताया डिटेल वाइज जो अपने मॉम को बताया। एंड देन पुलिस उसके घर पर आती है, एंड ही अरेस्टेड केम्बर जूनियर एट द एज ऑफ 15। है तुम सोच रहे हो कि उसने अपने फादर को कॉल क्यों नहीं किया, वो उनसे ज़्यादा क्लोज था। एंड ऑब्वियसली ही किल्ड हिज पेरेंट्स। अगर वो उसे कॉल करता तो उसे ये डर था कि उसके फादर शायद गुस्से में आकर उसकी जान ना ले लें, इसलिए उसने अपने फादर को ना कॉल करके अपनी मॉम को पहले कॉल किया। एंड ही वाज डायग्नोस्ड विथ पैरानॉइडोफिलिया, जिसके कारण उसको मेंटल केयर में भेजा गया एट अ स्काडेरियो स्टेट हॉस्पिटल फॉर द क्रिमिनल इंसेन। एंड ये सब करने के बाद भी उसे सिर्फ कुछ सालों की ही सजा हुई, क्योंकि ही वाज टीनेजर्स एंड ऑल्सो ही वाज मेंटली नॉट स्टेबल, जिसके कारण उस पर ज़्यादा सज़ा नहीं लगाया जा सकता था। एंड ऑन दिसंबर 18, 1969 ऑन हिज 21st बर्थडे केम्बर को वहाँ से छोड़ दिया गया, ये बोलकर कि वो अब कंट्रोलेबल है एंड वो अब ये क्राइम्स नहीं करेगा। एंड वहाँ से निकलने से पहले केम्बर जूनियर ने बोला कि मैं अपनी मॉम के पास रहना चाहता हूँ सेंटा क्रूज में, तो उसे उसकी मॉम के पास वहाँ से भेजा गया। एंड एट दैट टाइम उसकी मॉम एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सेंटा क्रूज जॉब कर रही थी। जैसे ही वो जेल से बाहर आता है वो भी सोचता है कि मैं बाकियों की तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। उसने बहुत सारा जॉब ढूंढा पर उसे कुछ भी जॉब ना मिला, एंड जो मिलता था वो उसे वो करना नहीं था। एंड क्योंकि उसे एक ऑफिसर बनना था तो उसने एक ऑफिसर में भी अपना एक एप्लीकेशन दिया ताकि वो ऑफिसर बन सके। एंड ड्यू टू ही वाज अ क्रिमिनल, ऑब्वियसली क्रिमिनल को कोई बंदूक नहीं देगा, तब तो उसे पूरा एश्योरेंस मिल जाएगा कि वो किसी को भी मार सकता है कोई ना कोई गलत फॉल्स एविडेंस दिखाकर, तो क्रिमिनल को पुलिस का वर्दी दिया जा सकता है। तो ही वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर दैट। तो जिसके बाद केम्बर डिसाइड करता है कि वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करना शुरू करना चाहता है। एंड ही स्टार्टेड अ जॉब एट अ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। क्योंकि वो उसके घर से बहुत दूर थी तो उसने एल्मेडा में ही एक घर रेस्टोरेंट ले लिया एंड उसने वहाँ से ही अपना काम स्टार्ट कर दिया। एंड उसकी जॉब स्टार्टिंग में सब कुछ बढ़िया गया, उसे अच्छी सैलरी मिल रही थी, उसे जो जो चाहिए तब उसे सब कुछ मिल रही थी। तो ही थॉट कि उसकी एक न्यू लाइफ बिगिन हो चुकी है। एंड देन केम्पर अपनी इस न्यू लाइफ से बहुत खुश था। एंड वन डे
ही नोटिस्ड कि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हाइकिंग के लिए खड़ी होती है। जिन लोगों को हाइकिंग के बारे में नहीं पता उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हाइकिंग यानी वो लोग जो फ्री में लिफ्ट लेकर यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं। एंड कैंपर जूनियर ने इसको नोटिस किया एंड ही डिसाइडेड टू गिव लिफ्ट टू ईच एंड एवरी, एंड जिसके बाद ताकि वो अपनी उम्र के लड़कियों के साथ मिल सकें, उनसे बात कर सके, उनका थॉट्स ऑफ व्यू जान सके एंड उससे वो फ्रेंडशिप कर सके एंड अपना एक न्यू लाइफ जब वो बिगिन किया तो उससे कुछ दोस्त भी चाहिए, तो ही थिंक्स दैट एंड उसने वो चालू किया एंड स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा गया एंड उसने 100 से भी ज़्यादा लड़कियों को ऐसे लिस्ट दिया। बट बाय 1972 वो अपने किलिंग नेचर से दूर ना होकर ही स्टार्टेड किलिंग अगेन। ऑन 7 मई 1972 वो हमेशा की तरह अपने ट्रक से ट्रांसपोर्ट का सामान लेकर जा रहा था। तभी उसने एसोसिएट के 2 स्टूडेंट्स को देखा। पहली मैरी एना ऐसी जो 19 साल की थी और अनीता लुसेसा जो 18 साल की थी। सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग। उसने बर्कली कैलिफोर्निया में उन दोनों को देखा एंड गिव देम लीड। ही डिसाइडेड टू किडनैप देम एंड उन दोनों को उसने उसमें बैठाया एंड वो उन दोनों को एक सुनसान जंगल में लेकर गया ताकि वो वहाँ उनका रेप कर सके। बट वो घबरा गया जिसके कारण उसने डर से अपना चाकू निकाला एंड मैरी को अपने चाकू से मारा एंड देन उसने अनीता को भी गला दबाकर मार दिया एंड देन उसने उन दोनों की बॉडी को अपने ही ट्रक में डाल दिया एंड वो वहाँ से निकल गया एल्मेंडा जहाँ वो उसने अपना रेंट पे घर लिया था वहाँ, ताकि वो उन दोनों बॉडीज़ को ठिकाने लगा सके। एंड उसी रास्ते के बीच में एक पुलिस वाले ने उसे रोक लिया एंड वो डर गया कि शायद इन्हें पता चल चुका है जो उसने किया है। बट उसने सोचा कि मैं उसके ऊपर से कार चला के चला जाऊंगा, मैं इसका भी जान ले लूँगा। एंड वो डर चुका था, वो करे तो करे क्या। बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो उसने अपने दिमाग का यूज़ किया एंड वो सोचा कि आसानी से इस सिचुएशन से कैसे ना कैसे निकला जाए। और ऑब्वियसली ही वॉज ऑलमोस्ट 7 फीट एंड 300 पाउंड, तो उसे ये तो डर नहीं था कि उसे वो अकेला इंसान कुछ कर दे, बट फिर भी एक डर था कि उसके पीछे 2 लाश थी। वो धीरे धीरे गया एंड ही स्टॉप्ड हिज कार एंड जिसके बाद उस पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हारा टेल लाइट क्यों टूटा है। टेल लाइट यानी जो कार के आगे और पीछे लगा रहता है ना लाइट, हेडलाइट बड़ा वाला जिससे लाइट देता है उसको बोला जाता है। एंड उसने बोला कि जब मैं कार चला रहा था तो रास्ते में कोई एनिमल आ गया जिसको मैंने नहीं देखा एंड वो मेरे से टकरा गया जिसके कारण ये टूट गया। तो पुलिस ने उसके इस कहानी को यकीन किया एंड उसने बिना ट्रक चेक किए ये सो वहाँ से जाने दिया। एंड व्हाट इफ अगर वो उसे चेक कर लेता तो शायद दिस वाज द एंड ऑफ कैंपर जूनियर, बट उसने वैसा नहीं किया एंड उसे वहाँ से छोड़ दिया। एंड घर पहुँचते ही उसने उन बॉडीज़ को अपने घर के अंदर ले गया जहाँ उसने उन दोनों का रेप किया एंड देन उसने उसके बॉडीज़ को अलग अलग पीसेस में काट कर एक प्लास्टिक बैग में डालकर ताकि वो उन बॉडीज़ को डिस्पोज कर सके इन रेवी नियर लोमा पिएट्रा माउंटेन में। एंड बिकॉज ही वाज उसे सब कुछ पता था कि कैसे सब कुछ मिटाया जाए कि कभी भी कोई उसे पकड़ ना पाए। उसने सब कुछ अच्छे से किया एंड इन बॉडीज़ को वहाँ पे जाके दफना दिया। एंड यहाँ से कैंपर का मर्डर करने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका था। एंड ऑन सितंबर 14, 1972 जैसे उसने अपने लास्ट विक्टिम्स को मारा उसी तरह से उसने 15 इयर्स ओल्ड आइको को, जो कि अपने डांस स्कूल जा रही थी बट अनफॉर्चुनेटली वो बस उसका छूट गया था एंड जिसके कारण वो वहाँ लिफ्ट मांगने के लिए किसी न किसी का वेट कर रही थी। एंड उसी टाइम कैंपर जूनियर ने उसे देखा एंड ही डिसाइडेड टू किडनैप्ड वंस अगेन। एंड उसने उसके पास अपना कार रोका एंड उससे पूछा इस सुनसान रास्ते में क्या कर रही हूँ। तो उसने बोला कि मेरा डांस क्लास छूट गया, मुझे थोड़ा लिफ्ट चाहिए, तुम मुझे दे दोगे। तो उसने बोला श्योर मैं दे दूँगा,
सिट ऑन माई कार। वो उसके साथ बैठ गए जाने के लिए अपने डांस क्लास। एंड जिसके बाद रास्ते के बीच में ही कैंपर जूनियर को टॉयलेट लग जाता है एंड वो अपने कार से उतर कर टॉयलेट करने चला जाता है। एंड वो लड़की थोड़ी देर के लिए डर चुकी। ऑब्वियसली तुम एक अनजान इंसान से लिफ्ट ले रहे हो एंड देन कोई बीच सुनसान जंगल के सामने उसको पार्क करता है एक बाथरूम जाने के लिए, तो मन में क्या लगे कि हाँ शायद ये मुझे किडनैप कर रहा है। ऑब्वियसली जब केसेस में लड़कियाँ हो तब तो और भी ज़्यादा, तो वो डर गई। बट कुछ ही देर बाद कैंपर जूनियर आता है, बट एक्सीडेंटली उसने अपने आप को कार के बाहर लॉक कर दिया था। यानी उसे लगा कि शायद लड़की ने अंदर से बंद कर दिया और वो जान चुकी है उसके बारे में, बट वो बहुत स्मार्ट था एंड उसने कैसे न कैसे कर उसे बहला फुसला कर उस गेट को खुलवा दिया। एंड देन क्योंकि उसे वो शक था कि उसे शायद वो जान चुकी है, तो उसने उसका वहीं पर रेप किया, देन उसका गला दबाया एंड उसको अपने ट्रक के पीछे वापस रखा एंड अपने घर एल्मेंडा की ओर चला गया। एंड उसने एक इंटरव्यू में इवन ये बोला है कि ये मर्डर करने के बाद उतनी खुशी मिलती है जितना एक फिशरमैन को एक फिश पकड़ने के बाद मिलती है, एंड उसे ये करने में बहुत मज़ा आने लगा। एंड एट दिस पॉइंट तुम समझ सकते हो कि वो कितना फक्ड अप हो चुका था, उसका ब्रेन लोगों के पीछे वो मारने के लिए पागल हो चुका था लोगों को। बट कहीं ना कहीं उसे डर भी लगता था कि कोई उसे पकड़ ना ले। होता है ना कि कोई एक जैसे कि एक स्टूडेंट जो बहुत पढ़ने में अच्छा है, वो सब कुछ अच्छा लेके आता, पर उसे फिर भी डर लगता है ना कि मेरा मार्क्स कम आ जाएगा, मैंने ये सही से नहीं किया, मैंने वो सही से नहीं किया। बट एट द एंड वो मार्क्स कभी 99 कभी 100 डरते हैं, पर उन्हें पता है वो सही करके आते। तो इसके केसेस में भी हुआ था, वो सब कुछ सही करता था पर फिर भी उसे डर था कि कहीं ना कहीं इनसे कोई पकड़ ना ले। तो उसने एक प्लान बनाया। तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि दोस्तों से ज़्यादा हमें दुश्मनों को अपने करीब रखना चाहिए। तो कैम्बर ने इसी को यूज़ करते हुए वहाँ के एक लोकल बार जिसका नाम जोरी रूम था, जहाँ ज़्यादातर पुलिस वाले कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने या ड्रिंक करने कभी भी आते रहते थे। मतलब बेसिकली पुलिस वालों के लिए ही खुला रहता था ज़्यादातर टाइम, और वहाँ पुलिस वाले ही ज़्यादा आते थे। तो वो वहाँ चला गया एंड उसने कुछ लोकल कॉप्स को अपना क्लोज फ्रेंड बना लिया। तुम सोच रहे हो वो कितना स्मार्ट था, इसी से तुमको समझ में आता। एंड बिकॉज ही वॉज 6 फीट 9 इंचेस एंड उसका 300 पाउंड था, तो उसके लोकल कॉप्स फ्रेंड्स उसे बिग एड के नाम से बुलाते थे। एंड कैम्बर को पकड़ने की कोशिश कर रहे लोगों के करीब रहना कैम्बर को बहुत पसंद आने लगा। ही वॉज लाइकिंग दिस सो मच, जिसे ये बहुत मना करते हुए। एंड इन 1973 कैम्बर वापस अपनी मॉम के पास सेंटा क्रूज रहने चल गया। बट उसके बीच में ही कैम्बर ने और 3 स्टूडेंट्स को सेम तरीके से उससे किडनैप करके उसका रेप करके मार चुका था। ऑन जनवरी 8, 1973 सिंडी शैली और फरवरी 5, 1973 रोसालिंड थॉर्प और उसी दिन एलिस लियो को मार चुका था। एंड यहाँ तक कि उसने अपने एक विक्टिम्स के गले को उसके बॉडी से अलग कर कर अपने ही मॉम के रूम के पास में एक गड्ढा कर उसकी मॉम के तरफ ऐसे फेस कर उसको वहाँ पे दफना दिया था। बिकॉज उसकी मॉम पसंद था कि उसको लोग आदर करे एंड उसे बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करे, इसलिए वो अपनी मॉम की तरफ उसका सर झुका के ऐसे रखा था। ऐसे कैम्बर्स फाइनल मर्डर एंड कन्फेशन। अब मैं जो बताने वाला हूँ, आई गारंटी तुम इसे सुनने के बाद शॉक हो जाओगे। इस पूरी स्टोरी सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि कैम्पर का असली टारगेट कौन था? आखिर वो ऐसा क्यों करता था? आगे वीडियो सुनने से पहले तुम अभी कमेंट करो एंड बताओ तुमको क्या लगता है कि उसका असली टारगेट कौन था, एंड देखना कि क्या तुम सही हो या फिर बिल्कुल गलत। इन ट्रूथ कैम्बर्स मदर हैड बीन हिज रियल टारगेट द एंटायर टाइम। उसने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अपने विक्टिम को इसलिए नहीं मारता था कि वो मेरे मॉम को रिप्रेजेंट करती थी, बल्कि इसलिए मारता था कि उन्हें क्या पसंद था, व्हाट शी कविटेड एंड
एंड उसकी माँ के लिए क्या इम्पोर्टेंट था वो सब वो देख रहा था, एंड उसे ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करना था। घर आने के बाद घर पर उसका रहना, उसके चाइल्डहुड के मेमोरीज एंड उसके साथ जो चीज़ें हुई थी उन सब वायलेंस बार बार याद आना था, एंड उसका उसकी माँ के साथ रहना बहुत मुश्किल हो चुका था। एंड एक दिन जब उसकी माँ पार्टी के लिए घर से बाहर गई थी एंड वो अपनी माँ का वेट कर रहा था, एंड जैसे ही उसकी मॉम पार्टी से वापस आकर अपने बेड पर सोती है, कैंपर अपनी मॉम के बेडरूम के अंदर जाता है एक क्लॉ हैमर लेकर। क्लॉ हैमर यानी वो हथौड़ा से मतलब कील ठोका भी जाता है एंड निकाला भी जाता है एट द सेम टाइम। वो लेकर जाता है एंड उसके सर पर मार के उनका मर्डर कर देता है। एंड देन उसने अपनी मॉम के सर को काट कर अलग किया एंड उसका रेप किया। एंड उसके सर को अपने सामने रखकर उस पर वो घंटों भर चिल्लाया, अपना सब फ्रस्ट्रेशन निकाला कि तुम मेरे साथ ऐसे ऐसे क्यों की, ये वो एवरीथिंग जो जो उसके दिमाग के अंदर सब कुछ भरा था उसने वो सब भड़ास निकाली। एंड इन सब से उसका जब मन नहीं भरा, उसे लगता था ये सब भी बहुत अभी कम है उसके लिए, तो उसने अपनी मॉम का जीप काट कर उसे एक डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि उससे लगता था कि उसकी मॉम की ज़ुबान एक डस्टबिन के बराबर है, ये प्रूफ करने के लिए। एंड उसने जो सारा फर्श वर्श सब कुछ क्लीन किया, सब कुछ अच्छे से साफ किया, एंड बट सिंक में कुछ चीज़ें वहाँ फंस चुकी थी, क्योंकि उसने उस जीप को उसमें वापस डाल के उधर से फ्लश किया। देन ये सब करने के बाद उसे बहुत खुशी मिली, एंड वो मैं ये मानता था कि वो डिजर्व करती थी यही चीज़ उसके इस बिहेवियर के कारण। एंड देन पर वो यहाँ रुका नहीं, जैसे कि वो हमेशा प्लान बनाता है। उसने एक बहुत ब्रिलियंट प्लान बनाया, उसने एक बहुत सोची समझी एक प्लानिंग की कि वो कैसे इस सब को कवर अप करेगा। एंड देन ही इनवाइटेड हर मॉम्स बेस्ट फ्रेंड सैली हैलिटी को घर पर इनवाइट किया ताकि वो उसे भी मार सके, एंड मारने के बाद ये बोले कि उसकी मॉम एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड साथ में कहीं दूर वेकेशन में गई, पर वो ऐसा नहीं करने पाया। उसने बाकी सब प्रूफ्स तो भले ही हटा दिया, पर उसने घबराहट में डर के मारे उन बॉडीज़ को वहीं पे छोड़ दिया एंड हैली के कार को लेकर वहाँ से भाग गया। एंड ड्राइविंग करते करते उसे 4 दिन हो गया, एंड वो रोज़ाना रेडियो ऑन करके रखता था कार का एंड सुनता था कुछ ना कुछ न्यूज़ कि उसके घर के बारे में कुछ ना कुछ कोई ना कोई न्यूज़ बताए कि क्या हुआ, किसने किया, क्या हुआ, बट कुछ नहीं आया। फिर उसी दिन चौथे दिन ही रात को पुलिस को वो बॉडीज़ मिलती है एंड रेडियो में अनाउंस होता है कि कैंपर के घर पर 2 लोगों का बॉडी मिलता है इस हालात में, एंड एवरीथिंग जो था। एंड आफ्टर दैट काफ़ी वीक्स बीत गए, पर किसी को ये नहीं पता कि किसने किया, कैसे हुआ, कुछ न्यूज़ में नहीं आ रहा था। एंड देन ऑन अप्रैल 24, 1973 वो पास के एक फ़ोन बूथ पे जाकर अपने सेंटा क्रूज के लोकल कॉप्स फ्रेंड्स को कॉल करता है एंड ही कन्फेस्ड एवरीथिंग। उसने बोला कि कैसे उसने 8 लोगों का मर्डर किया है इंक्लूडिंग हर मदर, एंड जिसके बाद पहले तो उसके कॉप्स दोस्त मानने को तैयार ही नहीं है कि बिग एड ने किसी का मर्डर किया, क्योंकि वो बहुत मासूम दिखता था एंड वो एक लाचार लगता था उन लोगों के सामने, एंड वो उसके दोस्त थे ऑब्वियसली, तो वो मान नहीं रहे थे कि उसने ये मर्डर किया। बट उसके बाद उसने कुछ ऐसे डिटेल्स दिए उन मर्डर्स के बारे में जो सुनने के बाद पुलिस ये कंफर्म समझ चुकी थी कि इन सब किलिंग के पीछे एड कैंपर का ही हाथ। एंड देन वो वहाँ वेट करता है उन पुलिस वालों का आने तक का, एंड आफ्टर दैट पुलिस आती है एंड ही अरेस्टेड कैंपर जूनियर। एंड ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन कि उससे पूछा गया तुम जब ये सब कर रहे थे और तुम्हें कोई पकड़ भी नहीं रहा था, तुम आखिर कन्फेस क्यों किए? तो उसने बोला इट वाजंट सर्विंग एनी फिजिकल और रियल और इमोशनल पर्पस, इट वाज जस्ट अ प्योर वेस्ट ऑफ टाइम एंड आई कुडंट हैंडल इट मच लॉन्गर इमोशनली। और एट द एंड वो समझ चुका था कि उसने ये जो चीज़ें की है वो सिर्फ एक गलती था जो उसने गुस्से में की है,
एंड वो समझ चुका था कि उसका अब अंत नज़दीक है। एंड वो बोला मैं ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं कन्फेस किया। पर क्या सच में? एंड उसके बाद उसने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया कि उसे डेथ टू एग्जीक्यूटेड बाय इलेक्ट्रिक चेयर, यानी इलेक्ट्रिक चेयर से उसे डेथ का पेनल्टी दिया जाए, जो कि उसका बचपन का सपना था हमेशा से कि उसे इलेक्ट्रिक चेयर से मरना। बट ड्यू टू इस सज़ा को टेम्पररीली बंद किया गया था, जिसके कारण उसे 7 करंट लाइफ सेंटेंस इन कैलिफोर्निया मेडिकल फैसिलिटी इन वैकविला में भेजा गया, जहां उसने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। एंड एड कैम्पर जूनियर अभी भी कैलिफोर्निया मेडिकल फैसिलिटी इन वैकविला में अपनी सज़ा काट रहा है। टिल डेथ नाउ ही इज़ अलाइव। वेल, आज के लिए बस इतना ही। होप करते वीडियो तुमको पसंद आई है एंड न्यू वीडियो जल्दी आए। एंड अगर तुम चाहते हो मैं किसी स्पेसिफिक वीडियो को कवर करूँ या फिर किसी टॉपिक को, तो तुम मेरे नीचे ईमेल आईडी पे या फिर कमेंट करके बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगला वीडियो तुम्हारे टॉपिक से बनाऊँ। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।